नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट की, आजाद की कांग्रेस में वापसी की, जानेंगे मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कह गए खड़गे, वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के दौरान क्यों नाराज हुई ममता बनर्जी, बात करेंगे उमा भारती के बीजेपी पर निशाने की, अमित शाह को लेकर सिद्धारमैया के बयान की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी नए साल में होने वाले नए बदलाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शशि थरूर का बड़ा बयान, बोले यात्रा से अभी और मजबूत होगी राहुल गांधी की छवि। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर हुई खराब, दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर लगाई रोक। आज दुनिया को अलविदा कह गई पीएम मोदी की मां हीराबा। पीएम मोदी ने दी मां हीराबा को मुखाग्नि। हीराबा के निधन पर राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं ने जताया शोक। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 293 अंकों की गिरावट के साथ 60,845 अंकों पर हुआ बंद। निफ्टी 86 अंकों की गिरावट के साथ 18,105 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 24 दिसंबर को जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने दिल्ली में प्रवेश किया, उस दिन यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई थी, जिस पर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी और जांच की मांग की थी। और आज दिल्ली पुलिस की तरफ से गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई है। तो क्या है दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। क्या कांग्रेस सांसद की सुरक्षा का घेरा है ढीला? क्या राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर किया जा रहा है झूठा दावा? ये सारे सवाल इस वक्त सियासत में खलबली मचा रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस सुरक्षा में ढील की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीआरपीएफ से लेकर दिल्ली पुलिस तक इन आरोपों को नकार रही है। दरअसल कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों से इस पर रिपोर्ट मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को जवाब सौंप दिया है। दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया है कि राहुल गांधी ने खुद सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, इसके बाद भी राहुल गांधी की ओर से सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। सादा वर्दी में काफी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। उन्होंने राहुल गांधी की सुरक्षा का घेरा बना रखा था। पुलिस ने रस्सी से घेरा बनाया था, जिसे राहुल गांधी ने तोड़ा। राहुल की सुरक्षा में खामी की बात से न सिर्फ दिल्ली पुलिस इनकार कर रही है, बल्कि सीआरपीएफ भी इसे नकार रही है। इससे पहले सीआरपीएफ ने कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्रालय को बताया था कि राहुल गांधी ने 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है। सीआरपीएफ के मुताबिक कई बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ऐसा ही हुआ। इसके अलावा अर्धसैनिक बल की ओर से बताया गया कि गाइडलाइन के मुताबिक ही राहुल गांधी की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। कई मौकों पर राहुल गांधी की ओर से निर्धारित नियमों का उल्लंघन देखा गया और इस बारे में समय समय पर जानकारी दी गई है। अब पुलिस से लेकर सीआरपीएफ की तरफ से पल्ला झाड़ लिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि इस जवाब पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन आता है। पहले सीआरपीएफ और अब दिल्ली पुलिस का भी यही कहना है कि राहुल ने खुद सुरक्षा तोड़ी, यानी इस गंभीर मुद्दे पर भी सियासत हो रही है और राहुल को घेरने की कोशिश हो रही है, जिसकी वजह है कांग्रेस की बढ़ती मजबूती। लेकिन कांग्रेस की मजबूती से जहां विरोधी परेशान हैं, तो वहीं कुछ विरोधी अब कांग्रेस से नजदीकी भी बढ़ा रहे हैं। तो किसने बढ़ाई नजदीकी, देखेंगे रिपोर्ट। राहुल गांधी पर निशाना साधकर कांग्रेस को छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद अब अपने फैसले पर अफसोस कर रहे हैं। आजाद ने कांग्रेस छोड़ी और अक्टूबर में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई, लेकिन आजाद की पार्टी को कोई सफलता मिलते नहीं दिख रही है। उल्टा जो लोग कांग्रेस से आजाद के साथ आए थे, कुछ सप्ताह बाद ही वो नेता कांग्रेस में वापस जाने लगे हैं। आजाद की पार्टी बनने से पहले ही बिखरती दिख रही है और अब खुद गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस में वापसी की तैयारी में दिख रहे हैं। इसके संकेत आजाद ने हिमाचल और गुजरात चुनाव के दौरान ही दे दिए थे। आजाद ने कहा था कि वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, बस उनके कुछ सवाल थे। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी आजाद से यात्रा का हिस्सा बनने की अपील की थी और संकेत मिल रहे हैं कि अब आजाद यात्रा में शामिल होने को तैयार हो गए हैं। आजाद कांग्रेस नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं। अंबिका सोनी, अखिलेश प्रसाद और भूपिंदर सिंह हुड्डा की आजाद से लगातार बातचीत चल रही है। आजाद की वापसी को सोनिया गांधी की भी हरी झंडी मिल चुकी है, फिर भी उनकी वापसी आसान नहीं दिख रही है। दरअसल जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व की तो तारीफ की, लेकिन राहुल गांधी की कार्यशैली पर जमकर निशाना साधा था। कांग्रेस की कमजोरी के लिए राहुल
को ही जिम्मेदार बता दिया था। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने आजाद को बता दिया है कि पहले उन्हें राहुल गांधी से बात करनी होगी, उसके बाद ही कांग्रेस में वापसी के दरवाजे खुल जाएंगे। 22 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचेगी और दावा किया जा रहा है कि इसी दिन राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद के बीच बातचीत हो सकती है। 52 साल का रिश्ता तोड़कर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से अपनी राहें जुदा कर ली थी, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि वो वापसी कर सकते हैं। यानी कांग्रेस की बढ़ती मजबूती अब बीजेपी के लिए मुसीबत बन रही है। वैसे कांग्रेस ने तो मोदी सरकार की मुश्किलें वैसे भी बढ़ा रखी हैं, क्योंकि कांग्रेस हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देती है। इसी बीच अब खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन असल में वो सारे दावे झूठे हैं, क्योंकि विपक्ष जब भी सरकार से सवाल करता है, सरकार चुप्पी साध लेती है या कोई न कोई बहाना देकर सवाल को टाल देती है। इतना ही नहीं, कई बार विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार देती है और ऐसा ही कुछ हाल संसद में भी होता है, जिसको लेकर आज कांग्रेस ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सरकार की पोल खोलते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। सदन में कई जरूरी सवाल पूछे गए, लेकिन सरकार का एक ही जवाब रहा, नो डाटा। कुछ सवाल नंबर 1, विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छटनी से नौकरियों का जाना, सरकार नो डाटा। सवाल नंबर 2, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रों के साथ होने वाली हिंसा का आंकड़ा, सरकार का जवाब नो डाटा। सवाल नंबर 3, सामान्य विश्वविद्यालय परीक्षा लगातार निरस्त होने के कारण जितने परीक्षार्थियों ने निजी विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया है, सरकार का जवाब नो डाटा। सवाल नंबर 4, विगत 5 वर्षों में मॉब लिंचिंग के कितने मामले सामने आए, सरकार का जवाब नो डाटा। सवाल नंबर 5, वायु प्रदूषण के कारण होने वाली असामयिक मौतों की संख्या कितनी है, सरकार नो डाटा। सवाल नंबर 6, छुट्टा जानवरों से किसानों का कितना नुकसान हुआ, सरकार का जवाब नो डाटा। ये सवाल बता रहे हैं कि कैसे सरकार विपक्ष को अनसुना कर अपनी खामियों पर पर्दा डालती है और सिर्फ नो डाटा कहकर सवालों से बचने की कोशिश करती है। लेकिन देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि सरकार चाहे कितनी कोशिश कर ले, वो जनता के सामने सरकार की पोल खोलती रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर महंगाई पर सरकार को आड़े हाथ ले लिया। एक तरफ जहां कांग्रेस ने सरकार की हालत खराब कर रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के तेवर कुछ उखड़े हुए नजर आए। तो वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के दौरान क्यों नाराज हुई ममता, देखिए रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। पीएम इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इसमें शामिल होने पहुंची। ममता के कार्यक्रम में पहुंचते ही हावड़ा स्टेशन पर जबरदस्त ड्रामा हो गया। ममता मंच पर जा रही थी, तभी भीड़ से जय श्री राम के नारे लगने लगे। हंगामे के दौरान ममता के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत 4 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। नारेबाजी से ममता को गुस्सा आ गया और उन्होंने मंच पर बैठने से इनकार कर दिया। इसके बाद रेल मंत्री और राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। रेल मंत्री ने लोगों से नारेबाजी बंद करने को कहा। मुश्किल से नारेबाजी बंद हुई, लेकिन इसके बाद भी ममता मंच पर नहीं चढ़ी और उनकी कुर्सी वहां खाली ही रह गई। सीएम मंच के नीचे प्लेटफॉर्म के पास पड़ी कुर्सियों पर बैठी रही। हालांकि कार्यक्रम शुरू होने के बाद नीचे से ही उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। बाद में रेल मंत्री वैष्णव ने मीडिया के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री को आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया था। ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि नाराज होने की बात हो। कार्यकर्ता तो नारे लगाते ही हैं। ट्रेन के उद्घाटन के दौरान जब जय श्री राम के नारे लगे तो ममता नाराज हो गईं। बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति पर विपक्ष तो उसे घेर ही रहा था, अब बीजेपी के अपने नेताओं ने भी उसे घेरना शुरू कर दिया है। और पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के खिलाफ बोल रही उमा भारती ने अब कुछ ऐसा बोल दिया है जिसने एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। भगवान राम को लेकर बीजेपी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को घेर रही थी, लेकिन राम भक्ति पर अब बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने उल्टा अपनी ही पार्टी को घेर लिया है। उमा भारती ने कहा कि भगवान राम और हनुमान की भक्ति पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम और हनुमान बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हैं। हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया है कि हमने जब आंख खोली तब सूरज चांद निकल कर आए। जब बीजेपी का अस्तित्व भी नहीं था, देश में मुगल शासन था, अंग्रेजों का राज था, उस समय भी भगवान राम और हनुमान की भक्ति होती थी। सदियों से उनकी भक्ति होती आई है, लेकिन कोई भक्ति पर कॉपीराइट का दावा करता है तो समझो वो अपनी मुश्किलों को खुद दावत दे रहा है। दरअसल उमा भारती छिंदवाड़ा पहुंची थी। यहाँ सिमरिया में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और
पूर्व सीएम कमलनाथ ने हनुमान जी का मंदिर बनवाया है। उस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची थी। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी ही पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठा दिए। उमा भारती ने कहा कि हमको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि सारा हिंदू समाज हमारा वोटर है। हिंदू सिर्फ बीजेपी को वोट देगा। हिमाचल में हम नहीं जीत पाए। क्या हिमाचल में जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया वो हिंदू नहीं थे? हिमाचल में बीजेपी को हिंदुओं ने ही हरा दिया। हमें ये समझना होगा कि पार्टी से सिर्फ हमारा कार्यकर्ता बंधा है। मतदाता स्वतंत्र है, वो अपने हित को देखकर वोट देगा। पूर्व सीएम ने कहा कि राम भक्ति पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है, यानी बीजेपी अब अपनों के ही निशाने पर आ रही है, जो मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। हाल तो ऐसा ही कर्नाटक में भी नजर आ रहा है। इसी साल कर्नाटक में चुनाव है और ये राज्य भी बीजेपी के हाथ से जाता दिख रहा है, जिस कारण अमित शाह के दौरे राज्य में बढ़ गए हैं, जिस पर अब सिद्धारमैया का बयान आया है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में 2023 की शुरुआत में कभी भी चुनावी बिगुल बज सकता है। विधानसभा चुनावों की आहट ने अभी से राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक पहुंच गए हैं। अमित शाह 31 दिसंबर तक राज्य में रहने वाले हैं। अमित शाह आने वाले चुनावों को लेकर खास रणनीति की तैयारी में जुटे हैं। तो वहीं राज्य में कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सबसे ज्यादा दिन तक रही थी। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस पहले ही बीजेपी पर बढ़त बना चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस इस बढ़त को बरकरार रखना चाहती है। कर्नाटक में अगले साल 224 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 28 मई 2023 को खत्म हो रहा है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने राज्य की बीजेपी सरकार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा के लिए विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में एक दिन की कटौती करने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमित शाह से सत्र के दौरान न आने के लिए कहें। उन्होंने कहा कि विधानमंडल सत्र को कम करने का कदम राज्य के खिलाफ है। सिद्धारमैया ने गुरुवार को ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कल सदन की कार्यवाही रद्द करने का कर्नाटक की भाजपा सरकार का फैसला राज्य के खिलाफ है। मैं मांग करता हूं कि सत्र को एक सप्ताह और बढ़ाया जाए और जनता के मुद्दों पर चर्चा का अवसर दिया जाए। अब कांग्रेस के तेवरों से साफ है कि अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में काफी अहम है, क्योंकि राज्य में बीजेपी बैकफुट पर है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी नए साल में होने वाले नए बदलाव की। 2022 खत्म होने वाला है और जल्द ही हम 2023 में प्रवेश करने वाले हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में पुराने साल को अलविदा किया जा रहा है, तो नए साल का स्वागत हो रहा है। लेकिन इसी के साथ नए साल में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो क्या है वो बड़े बदलाव, देखिए रिपोर्ट। नया साल अपने साथ कुछ बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, जो सीधे तौर पर आपकी वित्तीय सेहत पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए नए साल में होने वाले इन बदलावों को पहले ही जान ले तो बेहतर होगा। हम ऐसे ही 6 बड़े बदलावों के बारे में आपको बता रहे हैं, जिनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर बैंक लॉकर तक के नियम शामिल है। वैसे तो हर महीने की पहली तारीख कुछ न कुछ बदलाव के साथ आती है। कई बार वो बदलाव आपको परेशान करते हैं तो कई बार राहत भी देते हैं। लेकिन साल के पहले महीने में होने वाले बदलाव कुछ ज्यादा गौर करने वाले होते हैं, जिनसे पूरे साल का अंदाजा लगाया जा सकता है। 1 जनवरी 2023 से होने वाले प्रमुख बदलावों में गैस सिलेंडर, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में चेंज हो सकता है। इसके साथ ही आरबीआई भी कुछ नए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। नए साल की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी, पीएनजी की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। नए साल पर सरकार की ओर से आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीते कुछ समय से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर को लेकर तय किए गए नियमों में बदलाव होने जा रहा है। नए नियमों के लागू होने के बाद बैंकों पर लगाम लगेगी और वो ग्राहकों के साथ बैंक लॉकर को लेकर मनमानी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बैंकों की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर लॉकर में रखे किसी ग्राहक के सामान को किसी कारणवश कोई नुकसान पहुंचता है तो बैंक की जिम्मेदारी तय होगी। आपको बता दें कि बैंक से ग्राहकों को 31 दिसंबर तक के लिए एक एग्रीमेंट साइन करना है। इसके जरिए ग्राहकों को लॉकर के नियमों में बदलाव के बारे में जानकारी एसएमएस और अन्य माध्यम से दी जाएगी। यानी नए साल से आम जनता को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन वहीं कुछ बदलाव आपको झटका भी दे सकते हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।